वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो में हम असाइनमेंट, लाइसेंसिंग एंड रजिस्टर्ड यूज़र के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये बात ट्रेडमार्क की ही हो रही है, यानी कि जो ट्रेडमार्क हैं जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं वो अपने उन्हीं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को आगे असाइनमेंट उसकी कैसे करते हैं, लाइसेंस कैसे करते हैं। अगर आप इंटेलेक्चुअल लॉ के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के अकाउंट से भी ले सकते हैं। इंटेलेक्चुअल लॉ के नोट्स डले हुए हैं, आपने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको सिंपली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है, वो सेंड हो जाएगा एडमिन को। फेसबुक पेज से भी अपने नोट्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप की ऑप्शन भी है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे मैसेज जो है डायरेक्ट सेंड, तो इस तरह से एडमिन को मैसेज पहुँच जाएगा जो कि आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको नोट्स सेल कर देंगे। इंट्रोडक्शन, अब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। व्हेन अ ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड द ओनर गेट्स फुल लीगल राइट्स। एक दफ़ा जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाए तो ओनर के पास पूरा इख्तियार आ जाता है उस ट्रेडमार्क के ऊपर। अगर आपने ट्रेडमार्क के बारे में जानना है तफसील से तो आपको ट्रेडमार्क की एक वीडियो स्क्रीन पे दिख रही है, इसी वीडियो का एक लिंक मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप पहले उसको देख लें जाके। यानी कि उस वीडियो में मैंने सारा कुछ ट्रेडमार्क के बारे में बताया कि ट्रेडमार्क दिखता कैसे है और सारी डिटेल उसमें है। तो वहाँ से अगर आप देख लेंगे ट्रेडमार्क तो ये वीडियो और अच्छे से समझ लगेगी। ये उसी का ही एक अगला पार्ट है। The owner can transfer share or allow others to use it under certain rules. जो ओनर है जिसने ट्रेडमार्क बनाया वो चाहे तो अपने इस ट्रेडमार्क को किसी को ट्रांसफ़र कर दे या किसी को शेयर करने के लिए दे या दूसरे लोगों को अलाउ कर दे कि वो इसी के बनाए हुए ट्रेडमार्क को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं होता कि जिसको दिल किया आप ऐसी दे दो। जिसको आप देते होते हो अपना ट्रेडमार्क तो बाकायदा एक कह लें डॉक्यूमेंट साइन होता है। वही सारा प्रोसीजर जो हमने पेटेंट और डिज़ाइन के बारे में जाना कि उनमें भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट साइन होते हैं जब भी कोई भी ओनर अपनी चीज़ किसी को दे। तो उसके लिए हमें कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। दीज एक्ट्स आर कॉल्ड असाइनमेंट एंड लाइसेंस, यानी कि यही जो रूल्स हैं इन्हीं को नाम दिया गया है असाइनमेंट और लाइसेंस का। यानी कि असाइनमेंट और लाइसेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें आप दूसरे इंसान को अपने ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए देते हो और दे देते हो। मैं दोनों का फ़र्क आपको बता देती हूँ। असाइनमेंट का मतलब है कि आप अपने ट्रेडमार्क को मुकम्मल तौर पे किसी और को दे देते हो, यानी कि किसी और को बेच देते हो, इसको असाइनमेंट का नाम दिया गया। लाइसेंस का मतलब है सिर्फ यूज़ करने के लिए देते हो। जब तक कोई और बंदा आपका ट्रेडमार्क यूज़ करेगा और आपको पैसे देता रहेगा। जैसे कि आपने घर अपना रेंट पे दिए, जब तक वो बंदा आपके घर में रहेगा तो वही बंदा आपको पैसे पे करेगा। बिल्कुल सेम ट्रेडमार्क में भी यही होता है। तो ये दो मेथड से हम अपने ट्रेडमार्क को किसी और को दे सकते हैं और बदले में पैसे मिलेंगे हमें। अ पर्सन हु इज़ ऑफिशियली अलाउड टू यूज़ द ट्रेडमार्क इज़ कॉल्ड द रजिस्टर्ड यूज़र। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ ट्रेडमार्क कैन बी गिवन अदर एंड हाउ लाइसेंस एग्रीमेंट वर्क एंड व्हाट राइट्स रजिस्टर्ड यूजर्स हैव। ये जो रजिस्टर्ड यूज़र है इसके बारे में हमने बताना है कि ये वो बंदा होता है जिसके पास ऑफिशियली परमिशन होती है ट्रेडमार्क को यूज़ करने की, ठीक है। ये मालिक की ही बात करें, ओनर वो बंदा होता है जिसके पास पूरा इख्तियार होता है लॉ की नज़र में, जो अपने ट्रेडमार्क को जैसा मर्जी चाहे यूज़ कर सके या आगे किसी को बेच दे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एक बंदा अपने ट्रेडमार्क को के राइट्स को कैसे यूज़ कर सकता है और अपने जो लाइसेंस का प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो करेगा। वही सेम बातें आपने सारी बता देनी। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे असाइनमेंट्स ऑफ ट्रेडमार्क। असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क की हेडिंग देने के बाद फिर हमने इसी के आगे से सब हेडिंग्स देनी है, ठीक है। सब हेडिंग में सबसे पहले आएगी मीनिंग ऑफ असाइनमेंट की। तो आपने बताना असाइनमेंट मीन्स गिविंग योर ओनरशिप ऑफ अ ट्रेडमार्क टू अनदर पर्सन, यानी कि आप अपनी मलकियत, यानी कि आप एक ट्रेडमार्क के मालिक हो, असाइनमेंट करके आप वो ट्रेडमार्क किसी और को दे देते हो, यानी कि किसी और बंदे को मालिक बना देते हो। यानी कि जिन कागजात पे, डॉक्यूमेंट्स पे आपका नाम लिखा होता है एज अ ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क, उसी ट्रेडमार्क का मालिक फिर वो बंदा हो जाता है जिसको आप अपना ट्रेडमार्क बेचते हो। ये बिल्कुल सेम चीज़ है जैसे आप घर बेचते हो, गाड़ी बेचते हो, ठीक है। द पर्सन हु गिव्स द ट्रेडमार्क इज कॉल्ड द असाइनर। द पर्सन हु रिसीव्स इट इज कॉल्ड द असाइनी। जो बंदा ट्रेडमार्क बेचता है उसको साइनर कहेंगे और जो खरीदता है उसको साइनी कहते हैं। ये नहीं भी आप मेंशन करेंगे इस तरह के साइनी एंड असाइनर से मार्क्स अच्छे आएंगे, और जब भी इनको मेंशन किया करें बोल्ड करके लिखें। आफ्टर असाइनमेंट द असाइनी बिकम्स द न्यू लीगल ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क। एक दफ़ा जब असाइनमेंट का जो डॉक्यूमेंट है जब वो साइन हो जाए, यानी कि जो सेल परचेज वाला डॉक्यूमेंट है जिसको हम असाइनमेंट का नाम देंगे, उस पर जब साइन हो जाएगा और जो मालिक है वो अपनी मर्ज़ी से बेचेगा ट्रेडमार्क को दूसरे बंदे को, और इसमें दोनों बंदे अपनी मर्ज़ी से इसमें मुलव्वस होंगे, यानी कि
बेचने वाला भी अपनी मर्जी से दे रहा है, खरीदने वाला भी अपनी मर्जी से खरीद रहा है। तो यह सब चीज़ें जो हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा पूछी भी जाती हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से साइन कर रहे हैं। दूसरा कहेगा हाँ मैं अपनी मर्ज़ी से इसको बेच रहा हूँ, दूसरा कहेगा मैं अपनी मर्ज़ी से ख़रीद रहा हूँ। ये सारा जो है प्रोसीजर इसमें होगा। तो एक दफ़ा जब साइन हो गया तो जो बंदा असाइनी है जिसने ख़रीदना है, अब वही मालिक कंसिडर किया जाएगा उस ट्रेडमार्क का। ठीक है, फिर हमने टाइप्स भी इसमें बतानी है कि असाइनमेंट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो पहली टाइप है हमारे पास असाइनमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और फिर असाइनमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो ये दो टाइप्स हैं, सही है, जो हमने जहन में रखनी है। पहली असाइनमेंट होती है उन ट्रेडमार्क्स की जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए होते हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, वहाँ पे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, सपोज उसमें नाम लिखा हुआ है आमना का, लाइक आमना ने एक ट्रेडमार्क डिज़ाइन किया है, वही ओनर है। तो आमना उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को अगर बेचती है किसी को, आयशा को सपोज बेच रही है, तो आयशा का नाम उसी डॉक्यूमेंट पे लिख दिया जाएगा जहाँ पहले आमना का लिखा गया था। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन पहले हुई थी, वो जब आप बेचते हो ना किसी को अपना ट्रेडमार्क, तो फिर उसी रजिस्ट्रेशन पे आपकी जगह किसी और का लिख दिया जाएगा जिसको आप बेच रहे हो। ये तो होगा रजिस्टर्ड यूज़र के लिए। तो वो आपने बताना है कि विद गुडविल एंड विदाउट गुडविल। इसमें बताना है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन बी गिवन विद गुडविल एंड विदाउट गुडविल। गुडविल मीन्स अच्छी नीयत के साथ आप अगले को ट्रेडमार्क बेच रहे हो, जो खरीदने वाला है वो भी उसको अच्छी नीयत से ही खरीद रहा है, ये होगा गुडविल। विदाउट गुडविल का मतलब है कि बगैर अच्छी नीयत के आप अगले से ट्रेडमार्क खरीद रहे हो, यानी कि आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं जिस बंदे का ट्रेडमार्क खरीद रहा हूँ इसकी कोई रेपुटेशन बनी है कि नहीं, बस आप उसको खरीद रहे हो। अब देखो यहाँ पे दो तरह की बातें हैं, दोबारा से समझाती हूँ। गुडविल का मतलब है कि जो मिसाल के तौर पर बायर है, उसने देखा कि फ़लाँ बंदे का जो ट्रेडमार्क है, सपोज ये इसने ट्रेडमार्क बनाया है, ठीक है, ये ट्रेडमार्क है, एक डिज़ाइन बनाया है जो उसने अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करना है। अब ये जो दूसरा बंदा है जो ख़रीदने आया है, इसका हम नाम रख लेते हैं ए, जो जिसने ट्रेडमार्क बनाया था पहले वो बी है, ठीक है। ए ने जब देखा कि बी का ये ट्रेडमार्क जिस प्रोडक्ट लिए यूज़ हो रहा है वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं मार्केट में, और प्रोडक्ट्स को सब लोग इस ट्रेडमार्क से पहचान पा रहे हैं। तो ए ने जब देखा कि ट्रेडमार्क की इतनी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है मार्केट में, तो ये होता है विद गुडविल। ठीक हो गया। वहीं पे एक और बंदा है, सही है, वहीं पे एक और बंदा है, सपोज सी है या एक ए ही कर लेते हैं, ठीक है। ए ने जब देखा बी अपना ट्रेडमार्क बेच रहा है, लेकिन इस ट्रेडमार्क से ना ही प्रोडक्ट की कोई अच्छी पहचान बनी है, ना ही कोई अच्छी रेपुटेशन बनी है, फिर भी ये खरीद ले, तो ये चीज़ होगी विदाउट गुडविल। यानी कि आप जिस बंदे का ट्रेडमार्क खरीद रहे हो उससे कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, आप फिर भी उसको ख़रीद सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि अगले बंदे का ट्रेडमार्क से फ़ायदा पहुंचेगा तभी खरीदोगे आप। इसमें आपका जो दिल चाहे ट्रेडमार्क जैसा मर्जी का खरीद लो, चाहे वो मशहूर ट्रेडमार्क हो चाहे वो बिल्कुल भी मशहूर ना हो, आप खरीद सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आप बता सकते हो। तो द न्यू ओनर ऑल्सो गेट्स द रेपुटेशन एंड बिजनेस ऑफ द ट्रेडमार्क। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक बंदा जो ओनर है, सपोज मैकडॉनल्ड्स की जो कंपनी है, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स जो है कंपनी कह रही है, मैकडॉनल्ड्स एक रेस्टोरेंट है। अब इन्होंने क्या किया, मैकडॉनल्ड्स वालों ने क्या किया, अपना ही ट्रेडमार्क आगे भेज दिया। यानी कि मालिक जो है कहता है कि मैं अब नहीं चला पा रहा मैकडॉनल्ड्स, मैं चाहता हूँ कि इसको कोई और बंदा चलाए, कोई और इसको ख़रीद ले। तो एक और बंदा आता है बी नाम का, ए वाला मालिक है, बी नाम का एक बंदा आता है जो इस ट्रेडमार्क को ये सोच के ख़रीदता है कि ये तो एक चली चलाए एक अच्छा बिजनेस है। तो लोग जो इतने सालों से मैकडॉनल्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो जो रेपुटेशन मैकडॉनल्ड्स की बनी हुई थी पुराने मालिक की वजह से, अब वही रेपुटेशन उस नए मालिक की बन जाएगी, बेशक पुराना ना भी रहे। तो ये फ़ायदा होता है एक अच्छे चले चलाए ट्रेडमार्क को ख़रीदने का। जी जो मैकडॉनल्ड्स का एम है ना, ये एक ट्रेडमार्क है जो एक तरह की कहले मशहूरी करेगा आपकी बिज़नेस को मज़ीद चलाने में, जो ऑलरेडी चलता हुआ बिज़नेस है। दूसरा आता है विदाउट गुडविल। इसमें बताना है ओनली द ट्रेडमार्क इज़ गिवन नॉट द रेपुटेशन एंड कस्टमर। इसमें क्या होता है कि ट्रेडमार्क सिर्फ इसमें मिलता है, इसमें एक अच्छी रेपुटेशन नहीं मिलती, ना ही कस्टमर्स मिलते हैं। ज़ाहिर बात है, आप सपोज आप ऐसा ट्रेडमार्क खरीद रहे हो जो बिल्कुल ही यूनिक है, नया है, लोगों को इसका पता नहीं है, इसकी कोई रेपुटेशन अब तक बन नहीं पाई क्योंकि बिल्कुल न्यू है। जैसे मैकडॉनल्ड्स इतने सालों से चल रहा है, उसने एक रेपुटेशन बना ली उस ट्रेडमार्क ने, तो वहीं पे जो दूसरे ट्रेडमार्क्स होंगे उसकी कोई अगर रेपुटेशन नहीं है, तो आप जिस ट्रेडमार्क खरीदते हो उसमें आपको उसमें रेपुटेशन और कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर आप एक ऐसा ट्रेडमार्क खरीद रहे हो जिसको ऑलरेडी लोग जानते हैं, उसकी रेपुटेशन बनी हुई है, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है क्योंकि वो आपको भी वही क्लाइंट्स देगा, वही कस्टमर्स देगा जो आपसे पहले वाले ओनर के पास थे।
जब तक उनके पास ये ट्रेडमार्क था। जैसे मैंने मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल दी कि जब वो मैकडॉनल्ड्स का ओनर अपना ट्रेडमार्क नहीं चला पा रहा, चाहे वो बूढ़ा हो गया या जो भी रीज़न है, तो वो जब आपको ओनरशिप देगा अपने ट्रेडमार्क की, खुद जब वो रिटायर कर जाएगा, छोड़ देगा उस बिज़नेस को और आपको मालिक बना देगा उस बिज़नेस का और ट्रेडमार्क भी आपको दे देगा, तो इट मीन्स कि जो इतने सालों से जो उसने मेहनत की वो सारी की सारी आपको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। ये फ़ायदा होता है। फिर आता है असाइनमेंट्स ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यानी कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का हमें क्या फ़ायदा होता है। पहली बात, एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन ऑल्सो बी गिवन टू अनदर पर्सन बट इट इज़ अ लेस लीगल प्रोटेक्शन because it is not officially registered. The right depends only on how the trademark is used in the businesses. अब यहाँ पे आपने सिंपली बताना है, ये देखिए इस लाइन को सबसे पहले बोल्ड करना है कि जो इंसान एक ऐसे बंदे का ट्रेडमार्क खरीद रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, यानी कि कागजात पे उसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ट्रेडमार्क्स पे लॉ की मदद कम शामिल होती है। तो ये चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह के ट्रेडमार्क्स इसलिए ख़रीद लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो ट्रेडमार्क है काफ़ी मशहूर है और उनके बिज़नेस को फ़ायदा देगा, चाहे वो रजिस्टर्ड है नहीं है, तब भी लोग उसको ख़रीद लेंगे। जिनको चाहत होगी ख़रीदने की वो तो ख़रीदेंगे। लेकिन आपने क्लियर ये मेंशन करनी है बात बोल्ड करके कि इन पर लॉ की प्रोटेक्शन कम होती है, यानी कि लॉ ऐसे ट्रेडमार्क्स को बचाता नहीं है क्योंकि ये जो है रजिस्टर्ड नहीं होते। सही है। बाकी हमने एक और वीडियो पढ़ी थी, इससे पहले वाली देखी थी, जिसमें हमने ये जाना कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को लॉ कैसे प्रोटेक्शन देती। दूसरा उसमें हमने पासिंग ऑफ के बारे में जाना। तो पासिंग ऑफ के अगर आपने पॉइंट्स इसमें भी ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं, जो हमने दूसरी वीडियो में देखी थी बातें। अच्छा, टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ पर हमने प्रोसीजर ऑफ असाइनमेंट भी बताना है, यानी कि असाइनमेंट कराने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में यानी कि कागजात में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक रिटन डॉक्यूमेंट बनता है। जिस बंदे को आप अपने प्रॉपर्टी या ट्रेडमार्क दे रहे हो तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस पे सारा कुछ लिखा हो। तो इसमें बताना है द ट्रांसफर मस्ट बी रिटन राइटिंग एंड साइंड बाय बोथ पार्टी। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि आपने खुद, आपको मिलेगा नहीं ऐसे ही, आपको एक डिपार्टमेंट में जाना है जो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री करता है, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी थी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री वाला। वहीं से जहाँ से ट्रेडमार्क रजिस्टर किया था वहीं से आपने कागज़ लेना है, उनसे पूछना है कि मुझे अपनी ओनरशिप किसी और कब देनी है। तो वही जो इदारे में बैठा हुआ ऑफिसर होगा आपको एक ऐसा कागज़ देगा जिस पे जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होगी। अब उस डॉक्यूमेंट की सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा असाइनमेंट, जो कि यही निशानी दिखा देगी आपको कि असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने दिया है तो इट मीन्स कि इस पर जो भी बात लिखी जाएगी वो यही लिखी जाएगी कि अब आप मालिक को और जिस बंदे को हमने बेचना है अब उसको मालिक बनाया जाए। यानी कि वही सेम बात है जो सेलर एंड बायर के बीच होती है कि जिस बंदे को प्रॉपर्टी बेचते हो उसकी सारी तफसीलात आपको इसके अंदर लिखनी है और अपने बारे में भी लिखनी है कि कब आप इस बंदे को ट्रेडमार्क दे रहे हो, इसने पैसे पे किए हैं नहीं किए हैं, वो सारा कुछ भी इसके साथ लगा होगा। ठीक है, यानी कि इसी असाइनमेंट के डॉक्यूमेंट के साथ पेमेंट की तफसीलात से लेके हर चीज़ मौजूद होगी। फिर आपने एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार करना है। द न्यू ओनर अप्लाई टू द रजिस्ट्रार टू रिकॉर्ड द चेंज। सबसे पहले जो मेन ओनर है वो अपने प्रॉपर्टी यानी कि अपने ओनरशिप राइट सबसे पहले तो ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि अपनी मलकियत ट्रांसफ़र करने के लिए असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट लेगा इसी अदारे से। वहीं पे जो मालिक है, दूसरा मालिक जो इस ट्रेडमार्क को ख़रीद रहा है, वो भी उसी रजिस्ट्रार से एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट लेगा अपने आप को ओनर बनाने के लिए। यानी कि आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको एप्लीकेशन में भी एप्लीकेशन दोबारा से देनी पड़ती है उस बंदे को जो नया मालिक बनेगा। ठीक है, चेकिंग बाय रजिस्ट्रार। द रजिस्ट्रार मेक श्योर एवरीथिंग इज़ करेक्टली लीगल, यानी कि जिस बंदे ने बेचना है उसने असाइनमेंट के डॉक्यूमेंट सही से लिखे हों और जिस बंदे ने ख़रीदना है उसने एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ सही से डाला हो। और एप्लीकेशन के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो बंदा रजिस्टर कराना चाहता है खुद को तो वो इसी रजिस्ट्रार के इदारे में जाके एप्लीकेशन जमा कराता है। यानी कि एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, उस बंदे को हम रजिस्ट्रार कहते हैं। ठीक है, जो ऑफिसर है वही रजिस्ट्री करता है। तो अगर आप खुद पहली दफ़ा करोगे तब भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है, किसी और को मालिक बनाओगे तब भी जिसने मालिक बनना है उसको दोबारा से एक एप्लीकेशन देनी है। सही है, और जो मालिक है पहले से उसको सिंपली असाइनमेंट वाली डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह करने और फॉर्म फिलिंग करनी है, और जो दूसरा मालिक है उसको एप्लीकेशन लेनी है। तो ये फ़र्क है। चेकिंग बाय रजिस्ट्रार होगी तो जो रजिस्ट्रार है वो असाइनमेंट के डॉक्यूमेंट को भी चेक करेगा जो मेन मालिक है, और उस बंदे के डॉक्यूमेंट को भी चेक करेगा जो मालिक बनने वाला है, यानी कि एप्लीकेशन इसकी चेक करेगा जो तो मालिक बनेगा। पब्लिक नोटिस। द चेंज ऑफ ओनरशिप इज़ मेड पब्लिक सो एवरीवन नोज। और एक दफ़ा जब चेंजेस हो जाएं तो पब्लिक में इनका नाम डाल दिया जाएगा और उस ट्रेडमार्क के साथ भी ट्रेडमार्क की तस्वीर भी लगी होगी। बता दिया जाएगा कि जो पहला
मालिक था उसका जो ट्रेडमार्क है वो फ़लाँ बंदे को मिल चुका है और उस बंदे का नाम उसी ट्रेडमार्क के साथ लिखा जाएगा। सही हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें होंगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस कहाँ लगती हैं? असाइनमेंट इज़ नॉट अलाउड इफ़ it may cause confusion among customers. It gives two people similar trademarks for the same type of goods. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कस्टमर्स को लगे कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे को अगर जा रहा है ट्रेडमार्क, उससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है किसी भी किस्म की, तो वहाँ पे भी असाइनमेंट कैंसिल हो सकती है। अब कन्फ्यूजन क्रिएट होने की बहुत सी वजूहत हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या पता जो नेम है वो बंदों का सेम हो। मिसाल के तौर पे अहमद मेन ओनर है और जिस बंदे ने ख़रीदना है उसका नाम भी अहमद हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ ना। अगर इस तरह के भी इश्यूज़ आ जाएँ, क्या पता लोग कहें कि भाई ये तो सेम ही नेम्स हैं, तो ये भी एक रीज़न हम दे सकते हैं कि ट्रेडमार्क में लोग कहेंगे भाई आप तो जिस बंदे को ट्रांसफ़र करे वो भी सेम नेम का है। या और भी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, काफ़ी मैंने सिली सी एग्जांपल दी है, क्या पता कोई और एग्जांपल इस पे फिट आ रही हो जिस पे लोग कहेंगे कि भाई ट्रेडमार्क में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, या कस्टमर कंफ्यूज हो रहे हैं जब मालिक तब्दील किए जा रहे हैं असाइनमेंट की मदद से। तो ये वजह भी आप देख सकते हैं, या सिंपली लिख देंगे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। फिर अपना इट गिव्स टू सिमिलर ट्रेडमार्क फॉर द सेम टाइप्स ऑफ गुड। और लोगों को अगर लगे कि दोनों बंदों के पास फिर सेम ही ट्रेडमार्क आ गए हैं, तो ऐसा भी रीज़न बन सकती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो पहला मालिक है उसको भी सेम ट्रेडमार्क दे दिया गया है, पुराने मालिक को भी सेम ट्रेडमार्क दे दिया गया। अगर ये वाला इशू हुआ तो फिर तो ज़ाहिर बात है कन्फ्यूजन क्रिएट होएगी। लेकिन आमतौर पे हमने यही पढ़ा कि ट्रेडमार्क जो है ट्रांसफ़र जब हो जाए तो जो मेन मालिक है अब उसके पास वो ट्रेडमार्क नहीं रहता, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्या पता जो एग्रीमेंट हुआ हो असाइनमेंट के अंदर, क्या पता जो मेन मालिक है उसने कहा हो कि ठीक है ट्रेडमार्क मेरे पास भी रहेगा, तुम्हारे पास भी रहेगा, लेकिन कुछ वक्त तक मेरे पास रहेगा और इतने साल बाद फिर परमानेंटली तुम्हारा हो जाए। इस तरह से भी लोग कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। ये कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट कुछ लोग करते हैं इस तरह का भी। तो अगर कुछ इस तरह के ट्रेडमार्क्स हैं जिसमें कह देंगे मेन मालिक भी इतने से इतने वक्त तक रहेगा और दूसरा भी उसी का मालिक बन जाए, उसी सेम ट्रेडमार्क का, तो लोगों को लगेगा कि दोनों बंदे सेम ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे भाई इस तरह से तो कन्फ्यूजन हो रही है। तो इस तरह की कोई गड़बड़ दिखे आपको तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि ट्रेडमार्क कैंसिल हो सकता है, यानी कि उसकी रजिस्ट्री असाइनमेंट की शक्ल में कैंसिल हो सकती है। आमतौर पे ये चीज़ होते नहीं, इस तरह के केसेस बड़े कम आते हैं, और इस तरह के केसेस भी बड़े कम आते हैं कि लोगों को कन्फ्यूजन हो। बहुत आसान सी बात है कि आप अगर किसी को प्रॉपर अपनी चीज़ दे रहे हो तो उसमें कोई कन्फ्यूजिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती। बट अगर फिर भी किसी को इतराज़ है तो वो कर सकता है अपना शिकवा शिकायत इस रजिस्ट्रार के आगे। चीटिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर ट्रेडमार्क देते वक्त कोई चीटिंग कर ले या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए तो फिर चांसेस होते हैं कि वो जो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री असाइनमेंट की शक्ल में वो कैंसिल हो सकती है। फिर आता है लाइसिंग ऑफ द ट्रेडमार्क। लाइसिंग का मतलब है अपने ट्रेडमार्क को किसी भी बंदे को यूज़ करने देना, फिर उससे पैसे लेना। जैसे आप घर रेंट पे देते हो, ठीक है, जब तक वो बंदा किराएदार आपके घर में रहता है आपको पैसे मिलते रहते हैं। आप चाहो तो उससे पैसे महीने के हिसाब से लो, चाहे हफ्तों के हिसाब से लो, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसमें आप पूछते हो अगले से क्या तुम मुझे मंथली पैसे दे सकते हो, या जो है हफ्ते में एक या 2 बार दे सकते हो। वो सारा कुछ आप किराएदार से डिस्कस करते हो और अपने फॉर्म है जो कागजात हैं उन पे भी आप साइन करवा सकते हो। यानी कि जो कागजात होते हैं उसमें एक ऑप्शन लिखी होती है, 2 डब्बे बने होते हैं, एक में लिखा होता है मंथली इंस्टॉलमेंट, दूसरे में लिखा होता है वीकली। तो आमतौर पे किराएदार जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट करता है, यानी कि महीने में एक दफ़ा जो है हर दफ़ा कंपल्सरी है कि वो आपको पैसे दे आपके घर के, यानी कि जब तक वो आपका घर यूज़ करेगा किराए पे तो वो आपको पैसे देगा। चाहे तो आप उससे मंथली लो, चाहे तो आप उसे हफ्ते में 2-3 दफ़ा जितने भी आप देना चाहो हफ्ते में ले सकते हो, यानी कि पैसे उसको उतने ही पे करने हैं, चाहे वो हफ्ते में दे चाहे वो आपको जो है महीने में दे, ये आप उसके साथ डिसाइड कर सकते हो और वो उस फॉर्म पे भी लिख देगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ लाइसेंसिंग में भी होता है। यहाँ पे हमने घर नहीं बेचने, यहाँ पे हम ट्रेडमार्क बेच रहे हैं, तो हम ट्रेडमार्क को बाकायदा कह लें किसी को किराए के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने घर के एग्जांपल देके आसान करके समझाया कि ये इस तरह से हम अपने ट्रेडमार्क को किसी को भी यूज़ करने देते हैं और जब तक वो यूज़ करता रहेगा आपको उसको फ़ायदा देगा। अब देखें इसमें पैसा बहुत मिलता है। पहली बात तो ये है कि आपने अगर एक ऐसा ट्रेडमार्क बनाया है स्टार सा और इस तरह से डिज़ाइन बना दिए ट्रेडमार्क का, ठीक है, समझे कि ये मेरा ट्रेडमार्क है। अब मैं अगर इस ट्रेडमार्क को बनाती हूँ, यूज़ नहीं करती, लेकिन कोई और बंदा आके इसी ट्रेडमार्क को यूज़ करता है और उसका बिज़नेस बड़ा अच्छा चलता है इसी ट्रेडमार्क से, तो जितना वो पैसा कमाएगा मैं उतना शेयर ले सकती हूँ उससे और उससे कह सकती हूँ कि अगर तुम महीने का 20 लाख कमा रहे हो
इस ट्रेडमार्क से, तो मुझे उसका कह लें आप 15% दे दो। तो 15% भी अगर मुझे मिलेगा तो समझ लें 5 लाख तो मुझे वो देगा ही देगा, ठीक है, इस ट्रेडमार्क का हर महीने। तो ये मैं ज़्यादा हैवी अमाउंट बता रही हूँ, बट इससे भी लोग ज़्यादा भी पे करते हैं। सही है, कुछ लोग करोड़ों में भी ट्रेडमार्क के पे कर रहे होते हैं, जिनका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा होता है किसी और के ट्रेडमार्क से। तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है ट्रेडमार्क्स। अच्छा, licensing means the trademarks owner allows another person to use it but the owner keeps the ownership। यहाँ पे कहते हैं कि जो मेन ओनर है वो मालिक बना रहता है, लेकिन वो यूज़ नहीं करता अपने ट्रेडमार्क को, बल्कि कोई और बंदा उसके ट्रेडमार्क को यूज़ करता है। लेकिन जब तक वो दूसरा बंदा इसके ट्रेडमार्क को यूज़ करेगा तो सारे पैसे मालिक को जाएंगे। वही सेम बात आपने यहाँ पे बता देनी है इंग्लिश में लिख के। और जो ओनर होता है उसको हम लाइसेंसर कहते हैं, और जो ख़रीदता है ना, ख़रीदना कह रही हूँ, जो उस ट्रेडमार्क को यूज़ करता है उसको लाइसेंसी कहेंगे। सही है, जैसे किराएदार नहीं होते वैसे ही यहाँ पे आप लाइसेंसी समझ लें। दिस परमिशन इज़ गिवन थ्रू लाइसेंस एग्रीमेंट। और ये परमिशन जो है लाइसेंस एग्रीमेंट की वजह से मिलती है लाइसेंसी को, कि वो लाइसेंसर के यानी कि मालिक के ट्रेडमार्क को यूज़ कर सके। सही है, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर परमिशन के कोई भी बंदा नहीं करेगा, इसलिए बाकायदा इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक एग्रीमेंट होगा। सही है, पर्पस आपने बताना है लाइसेंसिंग का। द लाइसेंसिंग हैव्स द ट्रेडमार्क ओनर ग्रो द बिजनेस एंड अर्न मनी विदाउट सेलिंग द ट्रेडमार्क। जो मालिक होता है उसको बगैर ट्रेडमार्क बेचे पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है ट्रेडमार्क से, और उसका बिजनेस भी ग्रो हो सकता है। यानी कि वो खुद बिजनेस ना भी करे, कोई और कर रहा है बिजनेस, लेकिन जब तक वो दूसरा बंदा इसी के ही ट्रेडमार्क को यूज़ करेगा, मालिक के ट्रेडमार्क को यूज़ करेगा, तो मालिक को भी पैसे मिलते जाएंगे उसी ट्रेडमार्क के, उसको बेचना भी नहीं पड़ेगा। तो ये फ़ायदा होता है लाइसेंसिंग करने का। और लाइसेंसिंग एक तरह का लीगल प्रोसीजर है, यानी कि ये इलीगल तरीका नहीं है, इसमें बाकायदा लॉ की मदद से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, तो ये एक लीगल मेथड है। सही है, तो इसमें हमने लिखा है इट ऑल्सो लेट्स अदर पीपल यूज मार्क्स लीगली, यानी कि दूसरे लोग किसी के भी ट्रेडमार्क को लीगल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सही है, मेन टर्म्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट। फिर आपने इसमें बताना है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लाइसेंस एग्रीमेंट में डाले जाते हैं। हम सबको पता है कि जब तक हम घर किराए पे लेते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, यानी कि 2 साल के लिए घर ले लिया रेंट पे, या 3 साल के लिए। सेम लाइसेंस में भी यही होता है कि जितने वक्त के लिए आपको यूज़ करना है आपने उतने वक्त के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना है, यानी कि लाइसेंस एग्रीमेंट में मेंशन करना है। तो पहली चीज़ आती है टाइम पीरियड, यानी कि कितने वक्त के लिए आप जो है लाइसेंस लोगे। इट सेज हाउ लॉन्ग द लाइसेंसी कैन यूज़ द ट्रेडमार्क, यानी कि जिस बंदे ने लाइसेंस लिया है, इजाज़त ली है यूज़ करने की, तो वो टाइम बताएगा कि मैंने कितने वक्त के लिए यूज़ करना है। क्वालिटी कंट्रोल, द लाइसेंसी मस्ट कीप द सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज द ओनर, यानी कि जिस तरह से ओनर चाहता है, ट्रेडमार्क वाला ओनर चाहता है कि उसके ट्रेडमार्क की मदद से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ और प्रोडक्ट्स पे जो उसका ट्रेडमार्क लगे वो बड़े अच्छे क्वालिटी का हो तो जो बंदा यूज़ कर रहा है ट्रेडमार्क उसको भी चाहिए कि वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाए जो ट्रेडमार्क की वैल्यू भी अच्छी बना सके। इसमें मैं एक और आसान एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। सपोज आयशा है, ठीक है, आयशा ने एक ऐसा ट्रेडमार्क बनाया और उसी ट्रेडमार्क ने एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया। मैं इसकी एग्जांपल दे सकती हूँ कि आयशा ने एक BMW का ट्रेडमार्क बनाया, मतलब कि गाड़ियों की एक कंपनी बनाई है और वहाँ के लिए एक लोगो बना दी, यानी कि ट्रेडमार्क डिज़ाइन की है। अब ये जो BMW जो है आयशा ने जब बनाया तो ऑब्वियसली इसका जो बिज़नेस इसके थ्रू चल रहा है इस ट्रेडमार्क से, वो गाड़ियों का बिज़नेस है। अब एक और बंदा आता है, वो आयशा से कहता है कि मुझे आप अपना ये ट्रेडमार्क यूज़ करने दें, लाइसेंस की शक्ल में यूज़ करने दें। आयशा कहती है ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे अपना ट्रेडमार्क यूज़ करने दूंगी, अगर तुम मेरे ट्रेडमार्क से जो गाड़ियाँ बनाते हो उन गाड़ियों को भी उसी क्वालिटी का बनाओ जिस तरह से मैं बनाऊंगी। अगर गाड़ियाँ तुम गलत बना रहे हो, गंदी बना रहे हो, नाम मेरा यूज़ करोगे तो फिर तो बात नहीं चलेगी। सही है, यानी कि जो मेन ओनर है जिसका रेपुटेशन अच्छी बनी हुई है वो कभी भी किसी और बंदे को नहीं देगी अपना ट्रेडमार्क जब तक कि उनको यकीन ना हो जाए कि अगला बंदा उनके ट्रेडमार्क से अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं। इसलिए क्वालिटी जो है गुड लाजमी रखनी चाहिए। तो जो मेन मालिक है वो दूसरा मालिक कह रही है दूसरे बंदे के ऊपर कंट्रोल रख सकता है और देख सकता है कि ये प्रोडक्ट सही से बना रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आयशा ने इस बिज़नेस को, गाड़ियों के बिज़नेस को खड़ा करने में इतने साल लगा लिए और अब उसकी गाड़ियाँ इतनी अच्छी बिकती हैं सिर्फ इस ट्रेडमार्क की वजह से। तो अगर कोई भी बंदा आके उठ के कहेगा कि मुझे इस ट्रेडमार्क
की ज़रूरत है तो आयशा सबसे पहले तो उसके प्रोडक्ट्स पे कंट्रोल अपना रखेगी। यही चीज़ होती है कि जो मालिक है वो कंट्रोल रखता है दूसरे बंदे के प्रोडक्ट्स पे, ताकि वो क्वालिटी देख सके कि क्वालिटी मैच कर रही है उसके अपने प्रोडक्ट्स के साथ कि नहीं। ठीक है, फिर हमने बताना है एरिया ऑफ यूज़। इट मे लिमिट वेयर द ट्रेडमार्क कैन बी यूज्ड सच एज इन सर्टेन सिटीज़ एंड कंट्रीज़। और जो मालिक है वो चाहे तो अपने ट्रेडमार्क को सारे मुल्क की बजाय सिर्फ कुछ मुल्कों में यूज़ करने की ऑप्शन दे सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें मालिक की मर्जी हो, क्या पता वो ट्रेडमार्क खुद ही ऐसी लोकेशन पे मौजूद ही नहीं है जहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं और आसान अल्फाज में समझाती हूँ, जैसे कि लाहौर है, सही है। अब लाहौर में वो ट्रेडमार्क बना और लाहौर के ही आसपास के इलाकों में उसकी कह लें ज़्यादा हाइप है, बहुत ज़्यादा लोग उस ट्रेडमार्क के बारे में जानते हैं। वहीं पे इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में उस ट्रेडमार्क के बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो जो लाहौर वाला ओनर होगा वो कभी भी अपने ट्रेडमार्क की मशहूरी इस्लामाबाद में नहीं करेगा, वो कहेगा कि हम लाहौर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी होती है कि इसमें आप एरिया बाउंड भी होते हो। ठीक है, fees or royalty, the licensee may pay money called royalty to the owner। जिस बंदे ने ट्रेडमार्क को लाइसेंस में लिया तो वो मालिक को पैसा देता रहेगा, उस पैसे को हम नाम देते हैं रॉयल्टी का। ये रॉयल्टी का लफ्ज़ आपने कभी ना कभी राइटर के साथ भी सुना होगा। जब एक राइटर बुक लिखता है तो उसकी बुक्स कोई भी अगर ख़रीदेगा या पब्लिश करेगा या बेचेगा तो वो पैसा भी राइटर को जाएगा। वही सेम चीज़ अगर पेंटर की देखी जाए, अगर उसने कोई अच्छी पेंटिंग बनाई है और लोगों को उसकी अगर कॉपी करनी है तो जो भी कॉपी करेगा उस पेंटिंग को या डुप्लीकेट करेगा तो वो पैसे भी पेंटर को जाएंगे। सेम चीज़ ट्रेडमार्क में भी होती है। यानी कि बाकी के भी जो लोग हैं ना, चाहे पेंटर हो राइटर हो, वो भी अपनी प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को आगे लाइसेंस कर सकते हैं। फिर आता है राइट्स एंड ड्यूटीज़। इट क्लियरली स्टेट्स what both parties can do and what they must do not। यानी कि जब एग्रीमेंट होता है लाइसेंस की शक्ल में तो उसमें ये बताया जाता है कि जो मालिक है वो कौन से काम कर सकता है और जिस बंदे को उसने ये ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए दिया है वो कौन कौन से काम कर सकता है। तो वो सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ उस डॉक्यूमेंट पे लिखे जाते हैं। एंडिंग द लाइसेंस, इट एक्सप्लेन्स हाउ द एग्रीमेंट कैन बी एंडेड और कैंसिल। और उसी कागजात पे यानी कि उस एग्रीमेंट में ये भी बताया जाता है कि एग्रीमेंट को ख़त्म कब करना है और किन वजूहात पे करना है और कैंसिल की किस वजह पे हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया है कि अगर ट्रेडमार्क यूज़ करते वक्त प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर गंदी हो गई तो हम लाइसेंस ख़त्म कर लेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेंगे। अगर ये शर्त रखी हो तो जब अगर प्रोडक्ट में कमी आ गई, गलत बन गया प्रोडक्ट या क्वालिटी ख़राब हो गई तो ओनर जब दिल चाहे इस एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकते। तो वो शर्तें जो हैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जाती हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग इज़ रजिस्टर्ड यूज़र्स। इसमें भी आगे सब हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग है मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र्स। A registered user is a person who gets permission from the trademark owner to use the trademark and is officially recorded in the register। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है रजिस्टर्ड यूज़र की। इसमें क्या होता है कि ये वही चीज़ है जैसे कि हमने अपने ट्रेडमार्क को असाइनमेंट किया तो असाइनमेंट करते वक्त मालिक जो है असाइनमेंट के डॉक्यूमेंट्स लेता है, उस पर सारा कुछ करता है। वहीं पे जो जिस बंदे को ट्रेडमार्क ख़रीदना होता है वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करता है, एप्लीकेशन में अपना नाम डालता है। तो यहाँ पे ये होगा कि जिस बंदे ने ट्रेडमार्क को यूज़ करना है किराए पे तो वो अपने बारे में एक फॉर्म या एप्लीकेशन देगा इदारे को। वहाँ पे जब वो अपने एप्लीकेशन देगा तो फिर वो यूज़र एक रजिस्टर्ड यूज़र बन जाएगा, यानी कि वो छुपा के काम नहीं करेगा। अब लीगल तरीके से वो ऑफिशियली सबको दिखा के भी उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकता है विद परमिशन ऑफ ओनर। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड यूज़र परमिशन लेके, मालिक की परमिशन लेके उस ट्रेडमार्क को यूज़ करेगा, जिसका मतलब मालिक जिसने ट्रेडमार्क बनाया उसी की परमिशन लेके वो ट्रेडमार्क यूज़ करेगा। उसके अलावा ये जो ट्रेडमार्क यूज़र है ये प्राइवेट नहीं रहता, फिर ये अपने आप को लीगल करके ऑफिशियली भी दिखा सकता है कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पास प्रॉपर एक परमिशन मौजूद होती है मालिक की। ठीक है, और वो परमिशन बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में ही होती है। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड यूज़र। अब इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है?
टू बिकम अ रजिस्टर्ड यूज़र द ओनर एंड यूज़र मस्ट अप्लाई टुगेदर टू द रजिस्ट्रार। इसमें क्या होता है कि जो मालिक है और जो यूज़र है, जो मतलब मालिक के बनाए हुए ट्रेडमार्क को यूज़ करना चाहते हैं, ये दोनों लोग इकट्ठे रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाके अप्लाई करते हैं। दे मस्ट गिव अ कॉपी ऑफ देयर एग्रीमेंट, और उन्होंने एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसका एक कॉपी इसी डिपार्टमेंट में जाके देना है। यानी कि मालिक ने अपना ट्रेडमार्क अगर किसी को यूज़ करने के लिए दिया तो इनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ होगा, तो वही एग्रीमेंट उन्होंने रजिस्ट्रार के ऑफिस में देना है। रजिस्ट्रार चेक्स इट एंड फॉलोज लॉ एंड विल नॉट कॉज कन्फ्यूजन। और जो रजिस्ट्रार है वो ये देखेगा कि क्या उनका एग्रीमेंट के अंदर जो बातें लिखी हैं वो लॉ को फॉलो कर रही हैं, क्या वो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं क्रिएट करेंगे बाद में, तो ये चीज़ें भी देखेगा। द यूजर्स नेम इज़ दैन रिटन इन द रजिस्टर एज रजिस्टर्ड यूज़र, और जो यूज़र है ना उसका नेम रजिस्टर में लिखा जाएगा, और रजिस्टर में जब लिखा जाएगा तो उसके टॉप पे लिखा हुआ कि ये बंदा जो है एक रजिस्टर्ड यूज़र है। ठीक है, तो ये एक मेथड है, एक प्रोसीजर है रजिस्टर कराने का। आता है राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र। अब एक दफ़ा जो यूज़र है जिसने ट्रेडमार्क यूज़ करना है एक ओनर का, तो उसके पास राइट्स क्या क्या आते हैं, फिर हमने राइट्स के बारे में बताना है। इसमें लिखना है रजिस्टर्ड यूज़र हैज़ द फॉलोइंग राइट्स। पहला राइट इनके पास, जो यूज़र ट्रेडमार्क, इनके पास पहला राइट है कि वो उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा यूज़र है कि टू प्रोटेक्ट द ट्रेडमार्क द यूज़र कैन हेल्प स्टॉप अदर्स फ्रॉम यूजिंग द सेम और सिमिलर मार्क्स विदाउट परमिशन। जैसे कि मालिक होता है, मालिक का भी यही राइट होता है कि वो दूसरे बंदे को रोक सकता है कि वो उसके ट्रेडमार्क को यूज़ ना करे। सेम चीज़ यूज़र भी कर सकता है कि यूज़र जब तक एक ओनर का ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है तो वो दूसरे लोगों को रोक सकता है कि आप लोग इस ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकते, ना ही इस जैसे ट्रेडमार्क्स और बना सकते हो बगैर परमिशन के। फिर आता है टू फाइल अ केस। इफ़ द ओनर अलाउज द रजिस्टर्ड यूज़र कैन फाइल अ केस अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। और ये भी मालिक की तरह जो है, कोई भी बंदा अगर इस ट्रेडमार्क को वायलेट करेगा या मिस यूज़ करेगा बगैर परमिशन के अगर यूज़ करता है, तो ये यूज़र भी मालिक की परमिशन लेके उस बंदे के खिलाफ कोर्ट में केस भी कर सकते हैं इन्फ्रिंजमेंट का। इफ़ द ओनर डज नॉट एक्ट इन टाइम द यूज़र में एक्ट द कोर्ट फॉर परमिशन टू फाइल द केस। अगर मालिक जल्दी से एक्शन नहीं लेता ट्रेडमार्क के ऊपर, यानी कि किसी बंदे ने इसके ट्रेडमार्क को इलीगल तरीके से यूज़ किया है और मालिक के राइट्स इन्फ्रिंजमेंट कर दिए हैं, यानी कि राइट्स ख़राब कर दिए मालिक के, अगर मालिक नहीं एक्शन ले रहा तो जो यूज़र है वो फिर मालिक की परमिशन से उस बंदे के ऊपर एक्शन ले सकता है। फिर आता है टू मेंटेन क्वालिटी द यूज़र मस्ट कीप द सेम स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी टू प्रोटेक्ट द ट्रेडमार्क्स नेम एंड वैल्यू। और जो यूज़र है उस ट्रेडमार्क के ऊपर बने हुए प्रोडक्ट का जो एक नाम है, जो रेपुटेशन है, वो ख़राब ना होने दे। यानी कि मालिक जो था उसने जब ट्रेडमार्क बनाया तो उसने जो प्रोडक्ट्स बेचे उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बन गई। बाद में अगर इस यूज़र ने इस ट्रेडमार्क के ऊपर जो भी काम करना है, जो भी करना है, तो उसको चाहिए कि वो भी इस रेपुटेशन को मेंटेन करे, यानी कि प्रोडक्ट्स भी वैसे ही बनाए, वैसे ही अच्छी क्वालिटी के बनाए जैसे कि एक मेन मालिक बनाता था। तो ये चीज़ यहाँ पे बताएगी कि ये लाजमी होता है यूज़र के ऊपर कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखे, अच्छी रखे। फिर आता है एंड और रिमूवल ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र। अब बताना है कि रजिस्टर्ड यूज़र का जो टाइम पीरियड है वो कब ख़त्म होता है। इसमें बताना है द टाइम ऑफ द लाइसेंस एंड, जब एक दफ़ा एग्रीमेंट में टाइम ख़त्म हो जाए, यानी कि बता दिया जाए कि इतने से इतने सालों बाद इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त फिर ये रजिस्टर्ड यूज़र नहीं रहता। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2025 से लेकर 2027 का एग्रीमेंट बना है, तो जैसे 2027 ख़त्म हो जाएगा और 2028 का साल आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब ये बंदा रजिस्टर्ड यूज़र नहीं रहा, क्योंकि टाइम पीरियड जो ख़त्म हो गया है। द एग्रीमेंट इज़ कैंसिल। अगर एग्रीमेंट ही कैंसिल हो जाए तब भी ख़त्म हो सकता है। द रजिस्टर्ड राड रिमूव्स द यूज़र्स नेम आफ्टर अ कंप्लेंट। और किसी ने यूज़र के खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेंट कर दी जो कि बहुत गलत है और वाकई में उस यूज़र ने कोई गलत हरकत की हो, तो रजिस्ट्रार खुद ही उसका नाम उस रजिस्ट्री से हटा देगा। तो इस तरह से भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। फिर नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें हमने दोनों का फ़र्क बताना है। असाइनमेंट का मतलब है ओनरशिप जो है किसी और बंदे को दे देना। लाइसेंस का मतलब है ओनरशिप जो है मालिक के पास ही रहती है, लेकिन यूज़ जो है उस ट्रेडमार्क को दूसरा बंदा कर सकता है, उसके पैसे मिलते रहेंगे। राइट्स हमने बताने हैं। असाइनमेंट में क्या होता है कि फुल राइट जो है मतलब मुकम्मल राइट्स आप दूसरे बंदे को दे देते हो। लाइसेंस में क्या होता है कि सिर्फ थोड़े से ही राइट्स दिए जाते हैं दूसरे बंदे को, ज़ाहिर बात है मेन राइट तो ओनर के पास ही होंगे। रजिस्ट्रेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड विद रजिस्ट्रार, ऑप्शनल बट गुड फॉर सेफ्टी। यहाँ पे कहते हैं असाइनमेंट में तो ऑब्वियसली कंफर्म है कि रजिस्ट्रार के ही ऑफिस में जाके रजिस्ट्री होगी, रिकॉर्ड्स बनेंगे। लाइसेंस में ज़रूरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रार के ही ऑफिस में जाना है। कुछ लोग होते हैं जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड यूजर्स बना लेते हैं लाइसेंसिंग में भी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर रजिस्ट्री करवा ली
तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है बाद में फ्यूचर में। एग्जांपल आप दे सकते हैं, असाइनमेंट का मतलब है सेल कर देना ट्रेडमार्क को, लाइसेंस का मतलब है सिर्फ अपने ट्रेडमार्क को यूज़ करने देना। तो कंक्लूजन आ जाता है इसमें, जो भी ऊपर आपने पढ़ा है वो शॉर्ट करके बता देना है। बस इतना ही था इसमें।